हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई गई हैं, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, 5000 वर्ष पुरानी। अन्य प्रमाणों से इसको 8000 वर्ष पुराना भी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली, और सेंटेंस इसका यही है। इस पर कई बार यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों नगर के अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग मतलब इनके चारों ओर बाउंड्री थी जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, और इनमें शासक लोग रहते थे। एक निचला नगर था, निचले में सामान्य वर्ग रहता था। प्रत्येक दुर्ग नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात ये थी कि ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। ग्रिड की तरह कैसे व्यवस्थित थे? इस तरह से कुछ गलियां जाती थी, जैसे आज भी हम ये पैटर्न देख सकते हैं। और यहाँ क्या होते थे? यहाँ घर होते थे इस तरह से। ये चीज़ हम आज भी देख सकते हैं, बिल्कुल आज के जैसी चीज़ें थीं हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए या समकोण बनाते हुए काटती थीं, और अनेक नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को क्रॉस करती थी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, जैसे अभी हमने बताया था। नगर जो होता था वो कई खंडों में डिवाइड होता था, और सिंधु सभ्यता की जितनी भी बस्तियाँ इस तरह की मिली हैं, वे चाहे छोटी बस्तियाँ हों या बड़ी बस्तियाँ हों, वो कई खंडों में डिवाइड मिली हैं। बड़ी बड़ी भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवनों में और भी समृद्ध है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता क्या है? बड़े बड़े भवन मिले हैं इनमें। दूसरा तो भवनों में और भी समृद्ध है। दूसरा हमारा कौन सा है? मोहनजोदड़ो, इसमें और ज़्यादा भवन मिले हैं। उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ये लोग मजदूर इकट्ठा करके उनसे काम कराते थे, साथ ही साथ कर भी इकट्ठा करते थे, मतलब कर भी लेते थे लोगों से। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगता होगा कि इनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं तो उनको देख के लगता है कि यहाँ के शासक काफ़ी प्रतापी रहे होंगे, महान रहे होंगे और प्रतिष्ठाशाली या प्रतिष्ठावान रहे होंगे। हम इस नगर की योजना इस तरह से देख सकते हैं। यह हमारा हड़प्पा नगर दुर्ग। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा मोटा मोटा हम देख सकते हैं यहाँ से। ये पुराना नदी तल है, और इस नदी तल के इस साइड में आप देख रहे हैं कि बाएं तट पे क्या है? पूरी सभ्यता बसी हुई है। नदी के जस्ट पास में हम आएंगे तो यहाँ पर क्या है? धान्य कोठार है। यहाँ ये पंक्तियों में कमरे बने हुए हैं मजदूरों के रहने के लिए, श्रमिकों के। यहाँ पर ये धान्य कोठार है, इसमें अनाज को रखा जाता था। और यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं इस तरह से, ये श्रमिक आवास हुआ करते थे। और ये है मेन सभ्यता का जो दुर्ग है हड़प्पा सभ्यता का, वो इस तरह से। इसके चारों ओर ये बाउंड्री, इसके यहाँ पर ये गेट, इस तरह से यहाँ गेट था और यहाँ पर ये गेट है इसमें। और साथ ही साथ
इनमें बुर्ज बने हुए थे इस तरह से सुरक्षा के लिए। फिर इसके हम इस साइड में देखें दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर एक जो कब्रिस्तान मिला है उसको नाम दिया गया है R37, और यहाँ एक टीला मिला है जिसको नाम दिया गया है H टीला। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ था। सिंधु नदी का पुराना तल इस तरह का था। यहाँ श्रमिक आवास, यहाँ पर धान्य कोठार, और यहाँ पर ये मेन सिंधु सभ्यता का नगर। इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम देखें तो ये कब्रिस्तान H टीला और R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। तो इस तरह का मोटा मोटा स्ट्रक्चर है इसका कुछ। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। मतलब जो कहाँ है, जलाशय दुर्ग के टीले में। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो विशाल स्नानागार है वो सार्वजनिक स्थल है। इसको हम देखेंगे कि विशाल स्नानागार कहाँ पर है मोहनजोदड़ो का। तो ये कैसा है, सार्वजनिक स्थल है, यहाँ कोई भी स्नान कर सकता था। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई पर्व होता था या कोई धार्मिक कर्मकांड होता था तो उस समय लोग सभी यहाँ पर स्नान करने जाते थे, जैसे कि आज तालाब होते हैं कुछ इस तरह का ये था। ये ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। काफ़ी अच्छे से बिल्कुल आज के पैटर्न पे जैसे बनाते हैं हम वैसे ही इसको बनाया गया है। ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। दोनों सिरों पर जैसे लेंथ में हम देखें ये है, यहाँ आप देखेंगे तो इधर क्या है, ये सीढ़ियाँ हैं तल तक जाने के लिए। ये 2.43 इसकी मीटर क्या है, गहराई है। अब यहाँ देखिए इसके साइड में ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कमरे बने हुए थे इनके साइड में, जो कि कपड़े चेंज करने के लिए नहाने के बाद ये कमरे रहे होंगे। और इस सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार। यहाँ कोई भी व्यक्ति धार्मिक अवसर पर स्नान कर सकता था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। नीचे का जो फर्श है इसका पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं भी है। इसी के पास में स्नानागार के एक कमरे में पास में एक कमरा है जिसमें कुआं बना हुआ है। इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। कुएं से पानी निकालकर हौज में जाता था, हौज से पानी कुएं में। हौज के कोने में निर्गम मुख है। पानी निकलने के लिए एक रास्ता बना हुआ है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। पानी बहकर। पानी को कुएं से स्नानागार तक पहुंचाने की भी व्यवस्था थी और स्नानागार के पानी को बाहर निकालने की भी व्यवस्था इन्होंने बना रखी थी ठीक ठाक, जैसे कि हम आज बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन आज के ही जैसा पैटर्न। बताया जाता है कि ये मकान ये महान स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान के लिए बना होगा, जो भारत में हर धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा है। तो ये जो स्नानागार है ये धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान रहा होगा। धर्म के अवसर पर यहाँ लोग स्नान करते होंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार। जो धान्य कोठार हमने बात की थी, अनाज रखने का कोठार, ये 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार जो ईंटों के बने हुए चबूतरे पर 2 पंक्तियों में, 2 पातों मतलब 2 पंक्तियों में खड़े मिले हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। नदी से कुछ दूरी पर है ये। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि ये जो धान्य कोठार की हम बात कर रहे थे तो नदी के जस्ट पास में है, इसकी बात हो रही है।
इन 12 इकाइयों 6-6 की पंक्तियों में बना हुआ था ये। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग 838.1025 वर्ग मीटर होता है। टोटल जो इनका तल क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, कितने बीच में है ये धान्य कोठार? 838.1025 वर्ग मीटर, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के जो धान्य कोठार हैं वो लगभग आकार में बराबर हैं। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श भी है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दावने के काम में होता होगा। उस टाइम में फसल ला करके यहाँ डाली जाती होगी, उसको दावने के काम में, मतलब उससे अनाज निकालने के काम में, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। गेहूँ जौ के दाने मिले हैं फर्श की दरार में, तो इससे क्या पता चलता है हमें? गेहूँ जौ की फसलें होती थी और उनसे अनाज निकाला जाता रहा होगा वहाँ पर। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। अब मजदूरों का जो श्रमिक आवास है उसकी बात हो रही है। कालीबंगा में नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। कालीबंगा का अर्थ मैंने बताया था, काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा जो नगर है इसके दक्षिण भाग में इसके ईंटों के चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे, इन्हीं धान्य कोठारों के लिए। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। ये लोग उस टाइम पे, जैसे कि आज बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ अनाज एकत्रित किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, वैसे ऐसे ही इन्होंने भी बना रखे थे। और उसमें उसकी विशेषता ये थी कि उनमें जगह जगह होल भी बनाए हुए थे जिससे कि वायु का संचार होता रहे अंदर, और अनाज है वो कैसा रहे? सेफ रहे, खराब ना हो जल्दी। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। अब देखिए, जो मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र देश, यहाँ जो सभ्यता थी जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, हड़प्पा के समकालीन, तो इस सभ्यता में जो भवन बनाए गए हैं उनमें ईंटें जो यूज की गई हैं वो ईंटें कच्ची ईंटें हैं, मतलब उनको पकाया नहीं गया है, सीधे यूज किया गया है सुखा के। ऐसे ही अब यहाँ हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उस समय की जो समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी उससे ज़्यादा अमीर रही होगी, इसीलिए डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिला तो है, पर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। अब इसमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ईरान इराक में जो आपकी दजला फरात नदियाँ हैं, उन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब है, उसमें ये सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ईंटों का प्रयोग हुआ है, पकी ईंटों का, लेकिन कम हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में तो ये नॉर्मल सी बात है। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, यहाँ ठीक ठाक यूज हुआ है पकी ईंटों का। मोहनजोदड़ो, अब यहाँ ये मिस्टेक प्रिंट, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। इसमें जल कैसे, पानी को कैसे नगर से बाहर किया जाए, तो उसके लिए एक विशेष प्रणाली थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। प्रांगण का मतलब आप समझते हैं, आंगन। हर मकान में, नगर के हर छोटा मकान हो या बड़ा मकान, हर मकान में आंगन होता था और साथ ही साथ स्नानागार भी होते थे। मतलब हर घर में, हर मकान में आंगन और स्नान गृह, बाथरूम होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी थे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हर घर में कुएं भी थे अपने अपने। कुएं से पानी निकालते थे वो लोग, पीने में, कपड़े धुलने में, नहाने में, सब कामों में यूज करते थे, और हर घर में कुआं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहाँ इनके नीचे मोरियाँ बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियाँ ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थीं। बिल्कुल कवर्ड नालियाँ थीं
ढकी हुई नालियाँ उस समय, अब से 5000 वर्ष पहले। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मैन होल भी बने थे जगह जगह पे, जिससे कि उनकी सफाई की जा सके। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं, जो हरियाणा का बनावली स्थल है, वहाँ पर भी सड़कों और मोरियों के अवशेष मिले हैं। कुल मिलाकर स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। मोरियों में नरमुखे, आप समझ रहे हैं, नरमुखे मैनहोल जो होते हैं आज, जहाँ गोल हो हम स्लिप डाल देते हैं, उसको ढक्कन हटा देते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं वो नाले की सफाई कर देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। हड़प्पा के अनाज के कोठार का समाकृतिक प्रक्षेप, हड़प्पा सभ्यता का जो अनाज कोठार था, धान्य कोठार, वो कुछ इस तरह का था, ये 6-6 की पंक्तियों में 12 बड़े बड़े इसमें क्या थे, ये मकान बने हुए थे, बड़े बड़े कोठार बने हुए थे, इनमें अनाज को शिफ्ट किया जाता था। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। तो जो हड़प्पा सभ्यता रही है उसके समकालीन जो भी कांस्य युग की सभ्यता रही हैं, जिन्होंने कांसा प्रयोग किया, उस टाइम की सभ्यताओं में इतना साफ सफाई वाली जो सभ्यता थी वो और कोई नहीं थी जितनी कि हड़प्पा सभ्यता। इसने स्वास्थ्य और सफाई को काफ़ी महत्व दिया। यहाँ निकास प्रणाली, जो जल निकास प्रणाली थी, वो भी काफ़ी व्यवस्थित थी। नगर निर्माण एक व्यवस्थित योजना के तहत था। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कृषि। हड़प्पा वासी क्या उपजाते थे, क्या वो कृषि कार्य करते थे या फिर शिकार करते थे, क्या चीज़ें थीं। तो सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा है। सिंधु वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले से कम वर्षा होती है, पहले यहाँ वर्षा अधिक होती थी, तो ये उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में ये प्रदेश खूब उपजाऊ था। यहाँ के देहात और शहर, इनको देखें तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में ये जो प्रदेश था ये बहुत उपजाऊ था। संप्रति यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्तमान में 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में, जब 326 ईसा पूर्व के आसपास, जब सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया कि सिंध इस देश में उपजाऊ भागों में गिना जाता था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार था, उसने लिखा है कि इस क्षेत्र में, सिंधु प्रदेश में, ये देश के जो अन्य उपजाऊ हिस्से हैं उनमें से ये एक था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, मतलब ये उपजाऊ क्षेत्र था। अब यहाँ 15 सेंटीमीटर वर्षा होती, उतनी वर्षा नहीं होती है, तो इस वजह से ये उतना उपजाऊ नहीं है। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। उस टाइम पे यहाँ जंगल वगैरह भी ज़्यादा थे, इस वजह से वर्षा ज़्यादा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। अब इस तरह से बड़े इस्तेमाल में लकड़ी जब यूज हो रही है, ईंटें पकाने के लिए यूज हो रही है, तो जंगल साफ होंगे। लंबे अरसे तक खेती का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति संपदा क्षीण होती गई। तो प्राकृतिक वनस्पति संपदा मतलब जंगल समाप्त हो जाएंगे। इस प्रदेश की उर्वरता का एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। अभी सिंधु वाला क्षेत्र अधिक उपजाऊ था, तो इसका कारण था, एक और कारण, एक तो वर्षा, दूसरा कारण ये कि यहाँ सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आती थी, तो इस वजह से जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और मैदान क्या बन जाता था, उपजाऊ। तो इस वजह से भी यहाँ खेती अच्छी होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम विस्तार अगर देखें तो कुछ इस तरह का है, यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। लगभग एक त्रिभुज के आकार की शेप है इसकी, अगर हम देखें तो, जिसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है।
इसका जो सबसे आपका पश्चिमी स्थल है वो सुतका गेंडोर है। सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर का मांडा। और इसका सबसे जो पूर्वी स्थल है वो है आपका, यहाँ पर शो नहीं किया गया है शायद इसमें, वो आपका यहाँ पर पड़ता है मेरठ में आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र का दैमाबाद स्थल है इस सभ्यता का। ये लास्ट पॉइंट है इसके। ये हम देख सकते हैं कि हड़प्पाकालीन नगर, इसमें सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। तो ये लगभग अगर हम देखें तो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। ये है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी की कई सारी शाखाएं हैं, सतलज, रावी, झेलम जो इसमें आकर मिलती हैं, और ये सब अरब सागर में आकर के गिरती हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ये आमरी, बालाकोट, अल्लादीनो, ये सारे स्थल पाकिस्तान में हैं। कोट दीजी, चन्नूदड़ो, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, ये सारे स्थल हमारे क्या भारत में हैं। फिर यहाँ बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये हड़प्पा स्थल, इस तरह से इनका विस्तार देखने को मिलता है। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। गांव के ही पास में एक क्या है बाउंड्री बनाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि शायद बाढ़ से बचाने के लिए इसको बनाया गया था और बाढ़ हर साल आती होगी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। मिस्र में है नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की अपेक्षा सिंधु नदी ज़्यादा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आती थी, जिससे कि इसका मैदान अधिक उपजाऊ था। जिस कारण से जैसे नील नदी ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंधु का निर्माण किया और यहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड हल रेखा देखे गए हैं, एक कालीबंगा जो स्थल, यहाँ से बस सीधे हमें कोई फावड़ा वगैरह नहीं मिला है जिससे हम अनुमान लगा सकें या फॉल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन कालीबंगा जो स्थल है, जो प्राक हड़प्पीय स्थल है, मतलब शुरुआती स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ से हल रेखाएं मिली। हल रेखाएं मतलब कुंड बने हुए खेतों में मिले हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे, हल से खेती होती थी। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी क्या करते थे, खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। हल तो चलाए जाते थे, लेकिन आदमियों के द्वारा चलाए जाते थे या बैलों के द्वारा, इस बात का पता नहीं है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था। गवर्बंदों या नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की विशेषता रही है। नालों को बांध, गवर्बंद कहें इनको या नाले कहें, इनको बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी, मतलब जलाशय बनाने की, बांध बनाने की परिपाटी जो है वो कहाँ से, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों में देखा गया है। किंतु लगता है कि नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। नहरों से या नालों से सिंचाई नहीं होती थी, ऐसा अनुमान है। मोहनजोदड़ो की ढकी नालियाँ कुछ इस तरह की थी। आप देख सकते हैं कि इसको, नाली को किस तरह से कवर किया गया यहाँ। और ये कुआं, हर घर में कुआं होता था। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम से मतलब रखने वाले नगर निवासी शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए भी पर्याप्त था। तो हड़प्पाई लोग गाँव में रहते थे, वो इतना उपजा लेते थे अनाज
कि वो उनके खुद के लिए भी हो जाता था और शहर के लोगों के लिए भी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूँ और जौ उगाते थे। 2 प्रकार का गेहूँ और जौ। बनावली, हरियाणा का बनावली है, इसमें मिला जौ बढ़िया किस्म का है। हरियाणा के बनावली में जो जौ मिला है वो अच्छी किस्म का जौ है, जिसको जौटा बोलते हैं हम लोग। इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उगाते थे। परंतु हड़प्पाकालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही। हड़प्पाकालीन स्थल है एक लोथल, जो एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ के लोगों की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट थी। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। 1800 ईसा पूर्व में यहाँ चावल पैदा होता था लोथल में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया और कालीबंगा, इन जगहों पर अनाज बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने के लिए यूज किया जाता होगा, और फिर संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठारों में जमा किया जाता होगा। ऐसा रहा होगा कि ये लोगों से जो वहाँ शासक वर्ग रहा होगा वो किसानों से टैक्स लेता होगा, और टैक्स लेता होगा अनाज के रूप में। उस अनाज को स्टोर करके कोठारों में रखा जाता होगा, जिससे कि इमरजेंसी आने पर या कोई आपदा आने पर, संकट आने पर वो अनाज लेकर के सबको वितरित किया जा सके। ये बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, इसमें क्या होता था, मजदूरों के लिए उनसे मजदूरी कराने के बाद उनको जो दिया जाता था वेतन के रूप में, वो जौ दिया जाता था। सबसे पहले मतलब अनाज, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सबसे पहले कपास किसने उगाई थी? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सबसे पहले कपास किसने उपजाई थी? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। साथ ही साथ सिंधु शब्द से एक निकला शब्द है सिंडन। सिंडन यूनान देश है जो हमारा, यूनान देश के लोग हड़प्पाई लोगों को क्या बोलते थे? सिंडन। इस वजह से, क्योंकि सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने, तो ये लोग कपास के लिए सिंडन बोलते थे। इसके बाद है पशुपालन। हड़प्पा वासी कौन कौन से जानवरों को पालते थे और क्या चीज़ें थी, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। बाय सभी के लिए।